पाकिस्तान टुडे। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पंजाब में जो मुनहरफ अरकान डिसीट हुए थे उनकी जगह जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं उस सिलसिले पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। ये कल फैसला हुआ था। असद जरदारी साहब और वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मीटिंग हुई है, जिसके तहत पीपल पार्टी ने अपने तमाम कैंडिडेट उन इलाकों से विदड्रा कर लिए। देखें क्या बनता है, क्योंकि दूसरी तरफ पीटीआई है। अब इस रिजल्ट के बाद वज़ीर आला पंजाब की किस्मत का फैसला होगा, क्योंकि जो स्पेशल सीटें उस पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं दिया और ना नए लोगों को उन्होंने सीट किया है। वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ है उनमें कोशिश की गई है कि अवाम को कोई रिलीफ दिया जाए। पहला रिलीफ तो यह है कि हफ्ते की छुट्टी जो इस हुकूमत के आते ही ख़त्म कर दी गई थी बहाल कर दिया गया है, और कहा गया है कि इसके बाद मार्केटों का फैसला किया जाएगा और बजट में जो भी लोगों को कुछ चीज़ रिलीफ दे सके वो देंगे। क्या देंगे ये कोई पता नहीं है। नई गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, सादगी डिनर ना किया करें, लंच ना किया करें, ये सरकारी दफ्तरों को है। उसके साथ ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कि एक ख़तरनाक जो आर्डर इशू किया है वो ब्यूरोक्रेसी में डिस्कशन जारी है और अवाम में भी, कि अगर तमाम सिविल ब्यूरोक्रेसी की स्क्रीनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग या ट्रांसफ़र होनी है तो आइंदा मुल्क में किस तरह की हुक्मरानी होगी, क्योंकि वो अफसर अब फिर फौज की तरफ देखेंगे। ये ऑटोमेटिकली तौर पर उनका किबरा बदल जाएगा और फिर सिविल सुपरमेसी कहाँ जाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं आफ्ताब बाजवा साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं खिजर गोंदल साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और ब्रिगेडियर लियाकतूर साहब हैं। बाजवा साहब, इलेक्शन तो पहले भी नज़र आ रहे थे कि जो बाई इलेक्शन होने हैं और इनकी डेट का मुकर्रर करना, वो जो स्पेशल सीटें जिनको आप कह सकते हैं कि उनका भी नया नोटिफिकेशन है लोगों को नहीं किया गया, तो पीडीएम तो पहले इकट्ठी है। नया क्या है पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो ये कह रहे हैं कि हम पंजाब में इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे? असल में ये इनका जो एक मुआहदा हुआ था पीपल्स पार्टी और नून लीग का कि हमें पंजाब में कोई हिस्सा दिया जाए, पीपल्स पार्टी ने जो सीटें मांगी थी, ये उसी के ही मैं समझता हूँ पेशरों में आगे बात चल रही है कि आइंदा जो इलेक्शन आएंगे उनमें भी हमें आप अकोमोडेट करेंगे पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को। देखें, ये शान कुदरत है, कल के दुश्मन आज एक प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ रहे हैं एक को बचाने के लिए। मैं इकबाल साहब एक बात जरूर करता हूँ, अल्लाह ताला नीचे आ किसी बंदे को डांग नहीं मारता, सिर्फ मत ही मारता है। ये जो गुलदस्ता बनाया है बड़ा खूबसूरत सा एक बनाया गया अपोजिशन का 13-14 जमातों का, और उसके बाद अपोजिशन में सिर्फ एक इमरान खान नजर आता है इनको, तो ये भी एक अच्छी बात है। कौम को जो है अब जो अवेयरनेस मिल रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए, पुराने क्लिप्स जो चलाते हैं, पुरानी बातें चलाते हैं, पुराने एक दूसरे के पेड़ फाड़ते हैं, पुराने 11 साल जेलों में रहते हैं, तो फिर जब इकट्ठे होते हैं तो फिर अब देखिए ना, अब पाकिस्तान चाइना को कर्जा देता रहा, तुर्की को देता रहा और जर्मन को, और पता नहीं किन किन ममालिक को कर्जे हम देने वाले थे। आज हमारी हालत ये हो गई है कि हम मिन तरले पे भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। कहीं से हमारे वज़ीर साहब जो मौजूदा हैं 5-6 दौरे कर रहे हैं, कहीं से भी कुछ नहीं मिला इन्हें। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत सिर्फ हमारी अपनी है जो काम कर रहे हैं। इस वक्त कौम जो है बेदार हो चुकी है। मैं माफी के साथ कहता हूं कि आप किसी दुकान पे चले जाएं, कपड़े की या सब्जी की या किसी और जगह पे या करियाने की किसी जगह पर चले जाएं, हर दुकानदार ने अपना रेट रखा है। कोई गवर्नमेंट का रेट नहीं है। इस वक्त मुल्क के अंदर ला कानूनियत की ये हाथ बदल गई। आपका ये कहना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हो गए हैं मफाद के लिए, ये इक़्तिदार की खातिर ये लोग इकट्ठे होते रहते हैं, हमेशा हुए हैं, आज कोई नई बात नहीं है। लिहाजा ऐसे लोगों का इकट्ठा हो जाना भी मैं कहता हूं मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी बात है। पीपल पार्टी का इकट्ठा होना या अपने कैंडिडेट को विथड्रा करना, क्या उनमें सौदाबाजी की इस वक्त कोई ताकत थी? मसलन उनकी कोई फॉलोइंग है पंजाब में, वो समझते हैं कि कुछ सौदाबाजी है। मुस्लिम लीग नून को तो पता है कि हम यहाँ जीत भी सकते हैं और हमारा जो मुखालफ है पीटीआई है, तो पीपल पार्टी ये फेस शेपिंग है कि हम विथड्रा कर रहे हैं, ये कौन सी बात? नहीं, असल में देखिए इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसमें प्राइम मिनिस्टर तो नून लीग का है। अब अपने जो ये सिर्फ और सिर्फ जो अब बातें सामने आ रही हैं 1.5-2 माह के बाद, ये हुकूमत जो बनी है ये सिर्फ अपने माल बचाओ, आल बचाओ और अपने केसेस से जान छुड़वाओ, इससे ज्यादा इनका कुछ भी नहीं है।
मकसद मुल्क के अंदर मुल्क के कल साथ वज़ीर ने कहा होना- मेरे 1 साल 3 महीने रहते हैं। सर वो आप कह रहे हैं ना, अभी पेट्रोल की जो सूरत हाल है, तेल की जो सूरत हाल है, बिजली की और गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं, अभी कुछ दिनों रात का कुछ और शोर चल रहा है, कुछ 17 रुपए कह रहा है, कुछ 23 रुपए कह रहा है बढ़नी है, पता नहीं क्या बढ़नी है। अब इन हालात में पूरे पाकिस्तान की जितनी मंडियां हैं या दुकानें हैं, हर दुकानदार ने अपना रेट रख लिया है। मुल्क के अंदर लाकानूनियत की इंतहा होती है, वो हो चुकी है। अब पता नहीं ये अब बैठे हैं, क्योंकि मुख्तदर हल्के भी बैठे हैं हमारे साथ, अब यही वो बताएंगे कि अब इंतजार किस बात का हो रहा है। ये ब्रिगेड साहब बताएं वजह सूरत पंजाब की हम बात कर रहे थे, गायब साहब ने जो बात की थी उसको आगे मैं बढ़ाता हूँ। ये जो कहते हैं मर्जी के रेट, मैंने बड़े बड़े स्टोर विजिट किए हैं इन दिनों में। लोग कहते हैं जी ताजर को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं ये दावा करता हूँ ताजर को फर्क पड़ता है। जब बिजली जाती है तो उनके अंदर जो उनकी प्रोडक्ट हैं, बेकरी है, कॉस्मेटिक्स हैं, क्रीमें हैं, आइसक्रीमें हैं, वो सारी चीज़ें, अंडे हैं, वो सारी चीज़ें जब ख़राब हो जाती हैं, वो जनरेटर उतना काम नहीं करता, तो फिर वो भी तो सफ़र तो कर रहा है। तो ये इस हुकूमत जब हम कहते हैं कि जी वो लूट के ले गया, वजह तो साफ ज़ाहिर है, लोग करें क्या। अब अगर आप हुकूमत उनको पकड़ना भी चाहेगी, वो कहेंगे हमारा तो माल ख़राब हो रहा है, तो मर्जी के रेट हम लें, क्या करेंगे। हर एक की अपनी मजबूरियां हैं। हुकूमत की मजबूरी थी कि उन्होंने 4 दिन के अंदर 60 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, और इसी तरह डीजल के साथ हुआ, इसी तरह और मिट्टी का तेल भी इसी तरह ऊपर गया। और हमारा जो घी है, जो लोगों को ज़रूरत है जिसकी, वो तकरीबन 4 गुना बढ़ गया, 170 से 520 तक हो गया लीटर। और ये कोई देसी घी नहीं है, ये वो कैनोला ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है या कि इम्पोर्टेड है। तो अगर ऑयल इंपोर्ट ना करें तो हमारे लोगों को खुराक पूरी नहीं मिलती। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी मजबूरी है। और एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो है, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च सेंटर है, ये रिसर्च सेंटर, वो मुस्तकिल नए बीज डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है। ऑयल सीड्स का पूरा डिपार्टमेंट है कि हम ऑयल सीड्स अपने मुल्क में पैदा करें और इंपोर्ट कम करने पड़े, लेकिन फ़िलहाल जो सूरत हाल है आपको इंपोर्ट करना है। इसी तरह बाकी कीमतें हैं। तो ये तो बात दुरुस्त है कि जब आप पेट्रोल की, ईंधन की कीमत बढ़ाएंगे और बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, तो दुकानदारों को या जो बेच रहे हैं उनको, और वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं माल, उनको अपनी इन हालात में अगर क्रेडिट में कोई चीज़ नहीं है, दलीलें जो भी हों, पीपल पार्टी पंजाब में जो बाई इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का साथ दे रही है, इसके पीछे क्या है, क्या समझते हैं। मैं समझता हूँ कि इसके मुस्बत पहलू भी हैं और इसके नेगेटिव पहलू भी हैं। मुस्बत पहलू तो ये है कि नेशनल यूनिटी को ये अरेंजमेंट सपोर्ट करती है। अगर 2 बड़ी पार्टीज जॉइंट इलेक्शन की स्ट्रेटजी बनाती हैं अपनी, तो एक बुरी बात नहीं है। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को भी कोशिश करनी चाहिए कि दूसरी पार्टियों के साथ एक अकोमोडेशन और दोस्ती का रवैया रखें, और सियासी मार्के जब होते हैं तो उस वक्त यूनिटी के लिए उनके साथ भी कोई पार्टी उनके पास तो मिलने को नहीं चाहता। वहाँ तो ये रिवाज है कि बस एक ही रट है, चोर चोर डाकू डाकू, और 3.5 साल में एक सबूत नहीं ला सके, और अब कहते हैं हाँ जी ये है चोर, लेकिन अदालतें साबित नहीं करती। भाई अदालतों ने तो नहीं साबित करना ना, साबित तो आपने करना है। अदालत के सामने शहनशाहियत है कि रस्सा लटकाया जाए, अदालतों ने करना और किसने करना है। जी हाँ। जवाब किसने देनी, अदालतों ने नहीं देनी, अदालतों ने करना है। तो 3-3 साल फर्ज जुर्म में रियायत करते। जी हाँ। तो अब देखें ना, जो लोगों की बुरी हालत है और जो सख्त और कड़े और तकलीफ दे तल्ख फैसले जो करने पड़ रहे हैं, अभी वो पार्टी जो इलेक्शन जीतना चाहे वो बड़ी मुश्किल से ये फैसला किया होगा। अच्छा ये है कि अब आप भी यहाँ बैठ के कई हम प्रोग्राम हम कर चुके थे पिछले 2-3 महीने से पहले कि मुल्क में महंगाई ने इंसान का जीना दूभर कर दिया है। ये तो अब कोई बेहतरी आई है नहीं हुकूमत आने की? एक हफ्ते में तो बेहतरी नहीं आएगी। जो डिसीजंस लिए हैं इनके इफेक्ट बाद में सामने आएंगे। फिलहाल तो ये सूरत हाल है कि वो अजनास जो सरकारी रेट के ऊपर अगर 1000 रुपये थी, तो वो उसकी कीमत जो है 1500 हो गई है मार्केट के अंदर। और उसमें वो जो मार्केट वाला है उसका कसूर कोई नहीं है, क्योंकि फसलें और अजनास मूव तो पेट्रोल पे करते हैं ना। पेट्रोल ट्रैक्टर पेट्रोल का क्या फर्ज है को कीमतों को बाकायदा तौर पर एक मैनेज करके उनकी डायरेक्शन देते हैं। मतलब किराया है, और किस मुल्क में होता है कि किराया हमेशा हुकूमत मुकर्रर करती है? ये क्या बात हुई भला?
وہ اگر ٹرانسپورٹیشن قیمت خرچہ بڑھے گی، مارکیٹ کمیٹی میں سبزیوں میں 15% پرافٹ اور اس میں گریڈنگ ABC، یہ سارا حکومت نے مارکیٹنگ جو ڈپارٹمنٹ سے کرنا ہوتا ہے، ایسا حکومت اگر یہ بھی نہیں کرتی کیا کرتی ہے؟ کچھ نہ کچھ حکومت کا کنٹرول ہونا چاہیے، لیکن اگر تاجر کی مجبوری یہ ہے کہ جی آپ نے ڈیزل 200 روپے پہ کر دیا ہے تو پروڈیوس کرنے والے کے لیے بھی مشکل ہے، بیچنے والے کے لیے بھی مشکل ہے، سٹور کرنے والے کے لیے بھی مشکل ہے، اور حکومت اس وقت ہاتھ جھاڑے ہوئے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے یونٹی کی بات کی تھی، دو پارٹیوں کے الحاق کی، تو اس کے جو ایک نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ ملکی مفاد جو ہے وہ پسے پوش چلا جائے گا اور سیاسی مفاد جو ہے وہ آگے آ نہیں، جائے جو گا۔ اس سے پہلے کہتے تھے کہ جی جو سوئٹزرلینڈ لینڈ میں ساری پراپرٹی پڑی ہے وہ سرے محلہ ہے۔ نکالے نا جی، یہ تو سن کے نہیں، پاکستان وہ تو آپ تو نہیں کہتے تھے، ہم کہتے تھے، پارٹیاں کہتی تھی۔ بلکہ دماغ سوج گیا لوگوں کا یہ سن کے کہ سوئٹزرلینڈ میں بہت جمع ہے۔ وہ تو کہتے تھے کہ 90 دن کے اندر آ جائے گا اور آدھا ماریں گے IMF کے منہ پہ، شاید زخمی ہو جائے IMF، اور آدھے کے ساتھ ہم آپ بتائیے، بریٹن صاحب کہتے ہیں کہ یہ صرف شور تھا، کرپشن اتنی نہیں تھی، ملک کو بدنام کیا گیا ہے، اور اگر ہوتی تو وہ ثابت ہوتی۔ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے بریگیڈیئر صاحب یہ نہیں کہا کہ جی کرپشن نہیں تھی، انہوں نے یہ کہا کہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، دیکھیں آپ نے پہلے بھی بات کی کہ نہیں، جی مجھے عدالتوں نے ایویڈنس کی بنیاد پر جو ہے نا وہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایویڈنس، تفتیش، چالان جو ہے باجوہ صاحب تشریف فرما ہے، وہ جن کا کام ہے وہ اس کو اگر ویک رکھیں گے یا اس کو ٹھوس بنیادوں پر استوار نہیں کریں گے تو عدالت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا کہ اس پر کسی کو سزا دینا، کیونکہ عدالت بہرحال ایویڈنس مانگتی ہے، جب ایویڈنس نہیں ہوں گے تو پھر مشکل ہوگی۔ جہاں تک آپ نے پہلے سوال کیا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اصل میں جب PDM بنی تھی اور اس میں 11 جماعتیں تھیں تو اس وقت بھی یہ طے ہوا تھا کہ اگلے جو الیکشن ہوں گے ان میں ہم آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنا کے پیپل چلیں۔ پارٹی تو PDM چھوڑ گئی تھی۔ وہ بعد میں چھوڑ گئے، جب اس کے بعد جب دوبارہ بھی آئے ہیں تو اس میں بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، اور آپ کو یاد ہو تو اس میں اس وقت پیپل پارٹی PDM میں شامل نہیں ہوئی۔ یہ بات کی تھی جب شامل نہیں، PDM کا حصہ نہیں بنی، اتحاد کا حصہ بن گئی نا اس کا۔ اور اب جب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 131 تھا جو یہ ٹاؤن شپ والا الیکشن ہوا تھا، بائی الیکشن ملک پرویز والا، NA 133 تھا، 133 سوری، اس میں بھی پیپلز پارٹی نے جب بھرپور طریقے سے الیکشن لڑ کے کچھ ووٹ گین کیے تو انہیں یہ لگا کہ شاید ہم کچھ گین کر لیں گے، اور اسی بنیاد پر وہ اس اتحاد میں اور کل والی جو میٹنگ تھی اس میں بھی آئے ہیں کہ جی ہم کچھ کر سکتے ہیں، اگر جیت نہیں سکتے تو ہرا کے ہی ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں ایک پلیٹ فارم پر رہنا چاہیے تاکہ دوسری جو ہے PTI ہمارا جو رائیول ہے اس میں نون TLP کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے کوئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں؟ TLP کے ساتھ اتحاد کرنا کسی بھی سیاسی جماعت ہے، اس میں کیا ہے؟ نہیں، سیاسی یہ نہیں جماعت میں کہہ رہا۔ رجسٹرڈ ہے، بالکل رجسٹرڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کراچی میں ساری سیٹ باقی جیتی بھی ہے۔ جتنی آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں اور TLP میں ایک فرق ہے نظریاتی، اس کے ساتھ کیا جانا فرق ہے؟ مشکل مولانا ہوگا۔ فضل الرحمان مذہبی جماعت ہے، جماعت اسلامی مذہبی جماعت ہے۔ نہیں سر، یہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ فرق ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا فرق ہے، آپ کو اس کا بڑی اچھی طرح سے آئیڈیا ہے کہ وہ کیا فرق ہے۔ اب PTI کو جو مشکل پیش آ رہی ہے اور نون لیگ کو بھی وہ اسی قسم کی مشکل پیش ہے کہ لاہور کی 4 حلقوں کے حوالے سے میں نے کل ایک مختلف حلقوں میں سروے کیا تو اس میں جو عجیب جی صورتحال آئی وہ یہ ہے کہ نون لیگ کا جو ورکر ہے وہ PTI کے منحرف رکن کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ان کے لیے مشکلات یہاں تک کہ ایک ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے جو گھر دودھ دیتا تھا اس نے ان کو باقاعدہ جو ہے وہ میسج بھیج دیا کہ میں دودھ نہیں دے سکتا کیونکہ آپ منحرف ہو گئے ہیں اور جس مینڈیٹ پر آپ گئے تھے اس پر نہیں کر سکتا، تو آپ کائنڈلی کل اپنا ملازم دودھ لینے کے لیے نہیں لیکن یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ کل اور بھی آپ ریسرچ کریں کہ جو الیکشن میں جو لسٹیں شائع کی ہیں، ووٹر لسٹیں، اس میں ایک فیملی کے ووٹ بکھر گئے کہ منامہ میں PCSIR میں ایک ووٹ ہے، ایک ووٹ واگے کے پاس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں اس کے لیے تو آپ کو اعتراضات کے لیے ٹائم دیا گیا تھا، آپ کو اپنے دیکھ کے ٹھیک کروا لینے چاہیے تھے، یہ ہمیشہ سے ہوتی ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی سازش ہے، اگر ہے تو اس سے اقبال شاہد صاحب نے بھی اتنے متاثر ہونا، میں نے بھی اتنے، دونوں کینڈیڈیٹ ہیں نا، ہم دونوں متاثر نہیں ہوں گے، نہیں ہمیں کیوں متاثر ہوں گے؟ ہم تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ جو ہیں نا وہ برابر ہی متاثر ہوں گے،
ये तो नहीं हो सकता कि जो नून लीग हम वाले तो आज तक वोट देते हैं, हम तो कोई मुतासर नहीं, हम बताया कि वोट को जिन लोगों को ये खुश फहमी है कि मेरे वोट से कोई बंदा जीत रहा है, वो फिर अपना इलाज करवाए। जी भाई साहब क्या कहते हैं आप? देखें अभी जो गोंदल साहब ने मुल्क में हुकूमतें इस तरह बदल रही हैं। जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अभी जो गोंदल साहब ने एक बड़ी अहम बात की, एक दूध वाले का वाकया बताया। वाकई ये तब्दीलियां जो हैं आ रही हैं, आ चुकी हैं हमारी। मैं सुप्रीम कोर्ट बार का नुमाइंदा भी रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार में भी बैठते उठते हैं। वो वकला हमारे जिनकी सोच हम देखा करते थे, पॉलिटिकल सोच देखते थे, अब उनकी सोच में भी बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। कहते ये हो क्या रहा है, कर कौन रहा है, क्या हमने इन लोगों को किस लिए मुंतखब किया था, इन मकासद के लिए मुंतखब किया था? आपकी तो अपने जो जिन लोगों को आपने मुंतखब किया था, उन लोगों ने बकायदा पार्टी बन के सुप्रीम कोर्ट में गए और उन पार्टी को हक में गए कि बाहर के मुल्कों से मंगवाया जाए। आपको पता है, देखिए हमने उनको कंडेम किया, आपका नहीं हमने कंडेम किया सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट को। जो भी करता है हम उसको कंडेम करते हैं, हम वकला खामोश नहीं रहते। अगर हम रूल ऑफ लॉ की आप लोगों की वजह से, जर्नलिस्ट की वजह से हम अपनी तहरीक कामयाब हुई, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इतने बेदार हो चुके हैं वकला, कोई भी हमारा अगर लीडर भी कोई बात करेगा तो हम उसके खिलाफ जरूर जाएंगे। बात ठीक है, चलो खैर ये तो अवेयरनेस की बात है। ब्रिगेड साहब भाई साहब कह रहे हैं क्योंकि वकीलों को आपने देखा किस तरह तशद्दुद हुआ, और फिर वो FIR की आर्डर हुए एक अदालत से, तो उसका क्या हशर होना है और हुआ है। ये तो है वकला में अपने भी बेतहाशा ग्रुप्स होते हैं, आपको पता है वेस्ट इंटरेस्ट होते हैं, कुछ ब्लेस्ड होते हैं, कुछ दूसरी पार्टी में अटार्नी जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, ये भी एक बहुत बड़ा एक स्यापा है। यानी ये काश रूल ऑफ लॉ की बात जिस तरह भाई साहब कर रहे हैं वो कर चुके होते। तो दूसरी तरफ आते हैं कि काबीना ने जो एक तो छुट्टी उन्होंने कहा कि कुछ मुल्क में हालात एमरजेंसी, या बेसिकली जो काबीना ने फैसले किए हैं वो एमरजेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, और एमरजेंसी हो तो फिर इंसानों के हकूक का कुछ फर्क पड़ जाता है, वो मुतासर होते हैं। ये जो फैसले ऐसा से किधर जाने, साथ इसको रिलेट कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि ISI जो है वो स्क्रीनिंग करेगी सिविल अफसरों की। अगर ये सारी बातें हैं तो एक दुरान नसरुल्लाह खान ने कहा था, जब वाबना भी बहुत फौज चेक कर रही थी, आप मीटर चेक कर, फिर उसका रह क्या गया आपके पास, तो क्या क्या बस सिविल हुकूमतों के पास रह गया, मुझे बताइए। मेरी ज़ाती राय में तो ये जो फैसला है कि ISI सिविल ब्यूरोक्रेसी के क्रेडिबिलिटी को या उनकी ऑनेस्टी को जज करेगी, उस पर रिपोर्ट देगी, मेरे ख्याल में ये सिविल ब्यूरोक्रेसी के अपना अंदर का मामला होना चाहिए। वो खुद अपने अफसरों को देखें, वो खुद अपने सबॉर्डिनेट्स को देखें, और IB है, FIA है, इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके पास भी हैं। ISI को ये एडिशनल टास्क दिया जा रहा है, और अगर एडिशनल टास्क दिया जा रहा है या आर्टिकल 245 के तहत हुक्म नहीं दिया, या तो आर्टिकल 245 के तहत हुक्म दें, फिर फौजी एजेंसी को यूज़ करें। लेकिन हमारे मुल्क में एक रिवाज चल पड़ा है कि हम आइन में साफ दिया है कि जंग में भी और अमन में भी अगर आपको फौज की मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो आर्टिकल 245 के तहत आएगी। लेकिन कुछ लोगों ने इख्तरा निकाल ली कि हम आर्टिकल 147 के तहत फौज बुला लेंगे। वो फौज नहीं बुलाना है, उसमें है कि विफाक के अफसर आप मदद के लिए ले सकते हैं, तो आर्मी की यूनिटें नहीं आप मदद के लिए ले सकते। आर्मी को यूज करने के लिए आर्टिकल 25 मई को इस्लामाबाद में 245 के तहत फौज बुलाई गई थी। इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है कि ये जो हम फैसला हुआ है कि ISI की मदद लेंगे, इससे मेरा ख्याल है कि डिमोरलाइजेशन होगी सिविल ब्यूरोक्रेसी में। वो अपने आप को बेबस महसूस करेंगे, और किसी ने उनके खिलाफ खुफिया रिपोर्ट दी है तो उसका उनको भी पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट मेरे खिलाफ आई है। एक बात है, मैं माफी चाहूंगा, मेरे साथ बैठे हैं, ये जो 23, 24, 25 मई को जो कुछ हुआ, सिविल ब्यूरोक्रेसी तो खुल के सामने आ गई एक पार्टी बन के। अगर आज सिविल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखा गया ISI का, उसकी कोई वजूहात है, ये इनके अपने किए हुए काम है सिविल ब्यूरोक्रेसी के। अगर वो ये जब उनको पता है कि ये अहकामात जो हैं, देखिए लाठीचार्ज बगैर मजिस्ट्रेट की इजाजत से नहीं हो सकता, किस तरह हुआ पूरे मुल्क में, किसी ने पूछा किसी को? आज तक कोई पूछने वाला नहीं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जिनको हम कहते हैं कि जी मुख्तलिफ हल्के या एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने देखा, लेकिन आप देखा कुछ जगहों पर अभी हलफ उठाया नहीं गया था तो फॉर्मेशन बदल गई थी। पंजाब में खासतौर पर CCP और IG भी बदल गए थे, नए IG तो नहीं बदले थे, CCP और इस तरह के मुख्तलिफ लोग बदल गए थे, और अभी हलफ नहीं हुए थे। तो ये कौन बदलवा रहा था?
देखिए वैसे तो प्रिजन वैन भी आके खड़ी हो गई थी, वो जो एक आपके एंकर ने 10-12 सवाल किए थे वो कौन था, तो फिर वो बात बहुत लंबी हो जाती है। तो गुजारिश मेरी सिर्फ इतनी है कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि आईएसआई को क्यों दिया गया है सिविल ब्यूरोक्रेसी को एक चेक एंड बैलेंस के लिए कि वो चेक करके बंदे लगाएगी, तो ये ये सिविल ब्यूरोक्रेसी की मैं कहता हूँ अपनी हरकतों की वजह से ये सारा काम हुआ है। बाजा साहब, फिर गोंदल साहब ये तुर्की मॉडल अप्लाई किया मैं जा उसी रहा है। तरफ आ रहा हूँ। जितना इकबाल साहब, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे ना, उस वक्त भी यही फार्मूला था, इन एजेंसियों से क्लियरेंस लेते थे उस सिविल ब्यूरोक्रेसी से। उसमें एमआई और आईएसआई दोनों से क्लियरेंस लेके ब्यूरोक्रेसी का अपॉइंटमेंट वो इंडिविजुअल करते थे। की लेकिन जब जिस तरह से खास ग्रेड आपका हाल तक कर लिया है, खास ये ग्रेड एक तक नई होता चीज था, होगी। लेना जो है ना वो ले सकते हैं। रिजनमेंट आएगी आपकी, जब मेरी ख्वाहिश जो है वो अपनी जगह कि किस तरह होना चाहिए, लेकिन रिजनमेंट इसमें आएगी। नहीं आएगी, वो पता क्यों? देखो सिविल ब्यूरोक्रेसी बड़ी इंटेलिजेंट होती है, वो डायरेक्शन बदलने को, ये जो आदमी काम कर रहे हैं इन्हीं को प्रॉब्लम आएगी, इन्हीं को प्रॉब्लम डायरेक्शन आएगी। बदल लेंगे लेकिन कमजोर हो जाएंगे। कमजोर हो जाएंगे, जितना resentment पाकिस्तान भी आएगी। में ब्यूरोक्रेसी को क्रश किया गया है, कभी 40 सीएसपी अफसर अयूब खान ने निकाले, फिर उसके बाद याहिया खान ने 303 निकाले, फिर पीपल्स पार्टी ने आके 1300 निकाले, फिर जिया साहब ने आके कोई 2500 के करीब निकाले। नवाज शरीफ ने 1105 निकाले, Right. आपके सामने है। आपके सामने। तो ब्यूरोक्रेसी को हमने ये होता है, कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये है अब तक पनिश करके उनको बदनाम करके हमने ब्यूरोक्रेसी को बहुत वीक कर दिए। आज हमारी ब्यूरोक्रेसी में जरूरत नहीं है ये कहने की कि जनाब आप अनलॉफुल कमांड दे रहे हैं। फौज में है, फौज में कहा जा सकता है, और उसके बाद गोंदल साहब की बात सुन रहा था ब्रिगेड साहब। गोंदल साहब मेरा सवाल ये था, थोड़ा फर्क था। मैं कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी के लिए ये फैसला करना कोई मुश्किल नहीं होगा, कोई डिमोरलाइज नहीं होगा। उन्हें बॉस बदलना है, और बॉस बदलने से उनको तो कोई नुकसान नहीं होगा। जो इस कौम मुंतखब जिसको वज़ीर आज़म करेगी, बड़ा चाह चढ़ा हुआ है कि भाई वो उससे उस तरफ से हम लेंगे इनकी राय, तो वह फारग हो जाएगा। नहीं, आप एक चीज जो है ना उसको या तो भूल रहे हैं, वो ये है कि रिपोर्ट आएगी स्वाबदीद प्राइम मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर की। अगर रिपोर्ट खिलाफ आती है, फिर रिपोर्ट खिलाफ अगेंस्ट जा सकती है, वो खिलाफ अगेंस्ट जा सकते हैं, वो उसके अगेंस्ट जो है वो पोस्टिंग कर सकते हैं। और कभी सुना है किसी ब्यूरो रिपोर्ट खिलाफ आए तो किसी हिम्मत है कर सके? हुए, हमारे सामने हुए। वो एक दो होंगे ऐसे, क्योंकि मैं भी सारा हूँ ब्यूरोक्रेसी गई, ऐसा नहीं होता। कोई नीचे सेक्शन अफसर भी रिपोर्ट जाए, बड़ी हिम्मत वाली बात हो जाए कि सेक्रेटरी उसको ओवर रूल कर दे, ऐसा होता ही नहीं। मसलन ये अगर कोई रिपोर्ट पर हमारा पटवारी कर दे, हिम्मत नहीं कमिश्नर के रेवेन्यू बोर्ड की। आप तो वो बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट पर तो हमारा इसका फैसला ये, हम तो सिविल हुकूमतों के साथ हैं। ये बात इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि सिविल हुकूमतों की सुपरमेसी खत्म हो जाएगी, और ये ऐसा है जो गालिबन तुर्की की मॉडल में कह रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता सिविल ब्यूरोक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ, या ना पार्ट ऑफ कह लो, या वो पार्ट ऑफ इनके बन जाएंगे। तो बॉस देयर इज द बॉस। इकबाल साहब मुझे एक बात बताइए, पिछले 3 माह में कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो बेनकाब नहीं हुआ, पहले ये बताइए मुझे। हाँ, ये तो बात है। फिर आप कहें कि जब हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाएं, सोच नहीं सकते। ऐसे ही। फिर ये अगर रिपोर्ट आ जाती है एस्टेब्लिशमेंट की, ये अफसर लगाना है, फिर लगाना पड़ेगा। यही ये मैं आपको वजह- बता दूं, यही फिर आप वजह- ना नहीं कर सकते। ना नहीं आप कर ये- सकते। अगर आपने हुकूमत कर दी, मुझे फौजौरी का वो लफ्ज याद आ रहा फौज है। आई थी, रेलवे में फौज आई थी, वहां पर जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसने अपना रुख बदला। वापडा में आई थी, उन्होंने रुख बदला नहीं बदला। एजुकेशन में भी है। एजुकेशन में आए, वहां पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर भी चलो उस तरह का इफेक्ट ब्रेक थोड़ा नहीं आया। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, फिर आते हैं, क्योंकि ये मसले तो ज़ाहिर है इसी तरह डिस्कस करने होते हैं। फिर हम देखेंगे बिजली का बहरान है कि नहीं, बिजली से कौन कौन से फैक्टर मुतासर हो रहे हैं, कौन कौन से फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, कौन कौन से बेरोजगार जो है वो छीने जाएंगे। इस वक्त जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके तकरीबन 72% जो चीज़ें हैं वो नीचे बुकिंग बंद हो गई है। 72% नाज़रीन इस वक्त जो रिपोर्ट है वो अपना मुख्तलिफ कि 72% जो नए प्रोजेक्ट्स की जो लोग बुकिंग करवाते थे वो डाउन हो गई हैं, और उस वजह 26 डिपार्टमेंट जो उसके साथ रिलेटेड थे, उनका क्या हल है हुकूमत के पास। आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे, और बात हम कर रहे थे पाकिस्तान में बिजली का बहरान और IMF की शराइत, डीजल, पेट्रोल, इसके साथ जुड़ी हुई सनतें। गोंदल साहब, क्या इससे सिर्फ बिजली के ना होने से या महंगी होने से सिर्फ
یعنی خاندان متاثر ہوتا ہے, گھر میں بجلی کا بل آتا ہے, یا اس سے ریلیٹڈ کتنے کو ڈپارٹمنٹ افیکٹ ہوتے ہیں, بے روزگاری پر کتنا اثر پڑتا ہے, مہنگائی کے پر کتنا پڑ سکتا ہے, یہ ذرا کھول کے بتائیے. سر اس میں بڑی سمپل سی بات ہے, یہ ایک ایسی آپ کی جو ضرورت بن گئی ہے یا ایک ٹول کے طور پر ہے کہ زندگی کا ہر شعبہ اس سے متاثر ہوتا ہے. کسی ایک شعبے کا آپ نام لے لیں, کوئی شعبہ ایسا نہیں رہے گا. گھر بھی متاثر ہوتا ہے, دکان بھی متاثر ہوتی ہے, فیکٹری بھی متاثر ہوتی ہے, لیبر بھی متاثر ہوتی ہے, وہاں پر کام کرنے والے دوسرے جاب کے لوگ جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں, پروڈکشن بھی متاثر ہوتی ہے, آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ دونوں متاثر ہوتی ہیں اس سے. اور سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس انرجی جو ہے وہ اس شیپ میں نہیں ہے تو آپ کے پاس متبادل ہوتا ہے, آپ ادھر سوئچ کر جاتے ہیں کہ چلیں جی ہمارے ریسورسز جو ہیں نا وہ بجلی کے کام ہو گئے تو ہم متبادل پر سوئچ. متبادل بھی کوئی نہیں ہے. جب متبادل بھی کوئی نہیں ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ شعبے متاثر ہوں گے, پھر پورا معاشرہ, پوری سوسائٹی اس سے متاثر ہوگی, آپ کا ہر شعبہ زندگی کا جو ہے متاثر ہوگا. پھر آپ چیخیں ماریں گے کیونکہ پروڈکشن کم ہوگی, لیبر کم وہاں پر, جو لوگ تھوڑا بہت کما رہے تھے وہ بے روزگار ہو کے سڑک پر آ جائیں گے. اس کا جو اثر ہے وہ اور زیادہ ہو جائے گا, کیونکہ اس کے پاس پہلے فرض کریں 20,000 روپے مہینے کا مل رہا تھا اس کو, اب مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے اور اس سے وہ 20,000 روپے چھین گیا, تو اس کے لیے تو قیامت آ گئی ایک قسم کی. ہم اس بات کو نظر نہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کو روتے رہتے ہیں, اور انڈیا کہتا ہے کہ میں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے جو ایسٹیمیٹ کاسٹ سے بھی زیادہ. پہلے تھا یہ کولیشن گورنمنٹ جو پاکستان میں رواج بن گیا کہ 100 کو پارٹی ہوتی ہے, پہلے ANP کا بم سے اڑا دیں گے. اب مسلم لیگ نون جو نعرہ ان کا تھا کہ جی کالا باغ ڈیم بنائیں گے, اور ایک زمانے میں میاں شہباز شریف صاحب جب تقریر کرتے تو زمین پر زور سے پاؤں مار دے کہ تمہاری لاش پر بنے گا. تو اب مجھے یہ بتائیے, اب پیپل پارٹی ڈیم کے خلاف ہے تو پھر کولیشن میں ڈیم کیسے بنے گا؟ نہیں بن سکتا. دیکھیں اس تو کے یہ لیے کمپرومائز ہے. یہ کمپرومائز ہے, اور پہلے دن سے جب سے یہ کمپرومائز ہوا ہے غلط کمپرومائز ہوا ہے. آپ نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا جب کالونی بن گئی تو فضل محمود کو کیا ضرورت تھی کہ جی یہ ڈیم جو ہے اس کا پاور ہاؤس پنجاب میں بن رہا ہے. بھائی پاکستان میں ہی تھا نا, پنجاب میں بھی بن رہا تھا, تو زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ اس کی رائلٹی پر بیٹھ کے بات کی جا سکتی تھی, اس کے جو فائدے تھے ان کو تقسیم کیا جا سکتا. لیکن اس کی طرح سے مخالفت کر دینا پروجیکٹ کی. آج اس پروجیکٹ کی وجہ سے ہم نہ صرف بجلی کی وجہ سے ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے, ہمارا جنوبی پنجاب سارا بند پڑا ہے, سندھ جو ہے وہ لوگ مر رہے ہیں, جانور مر رہے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ بھاگ کے جاتے ہیں کہ جی ہم پانی کے, بھائی کریں گے, ہے ہی نہیں پانی تو کریں گے کیا؟ آپ ہر ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں. بلکہ صاحب ایک ٹائم ملا تھا ضیاء الحق صاحب کو اور ایک ملا تھا مشرف کو, وہ بنا سکتے تھے. مجھے بتائیے کہ نظام کوئی بھی ہو, آپ کا ڈکٹیٹرشپ کا ہو, یہاں پارلیمنٹ ہو, اس کو چاٹنا کسی نے کہ اگر اسی طرح ہی اپنے بیسٹ انٹرسٹ کے لیے جو قوم کے لیے خدمت کے لیے اوپر آتے ہیں سیاستدان, وہ ڈیم بھی نہیں بناتے, سستی بجلی نہیں دے سکتے, تو کیا کرنا ہے ان کا؟ پھر بننے تو چاہیے, نہیں بنائیں گے اور نقصان ہوگا. ہم نے اپنی حالت دیکھ لی آج کل کیا ہے. ابھی ہائیڈرو الیکٹرک جو ہمارے پروجیکٹس ہیں جیسے بھاشا ڈیم ہے, داسو ڈیم ہے اور کالا باغ ڈیم ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں, اگر ہم ان کو نہیں بنائیں گے تو ہماری جان نہیں چھوٹے گی. کب بنائیں گے؟ مر جائیں گے سب. نہیں, لوگوں کو نقصان ہوگا, مریں گے تو آہستہ آہستہ جنہوں نے مرنا ہے, لیکن ملک کو یہ ہے کہ اتنا نقصان ہوگا کہ سسک کے مریں گے. اور اپنی غلطی ہے, اللہ نے ریسورسز دی ہوئی ہیں, اللہ نے آپ کو پانی دیا ہوا ہے, آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے. میں اقبال صاحب ایک یہاں گزارش کرتا چلوں, بہت ساری چیزیں انٹرلنک ہوتی ہیں. آپ کا سی پیک تھا, اب جو بالکل ہی بند ہو گیا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ چائنا جو ہے پترا برہما ڈیم لداخ کے اوپر پاکستان کا بنا رہا, تقریباً نیئر ٹو کمپلیشن ہے وہ ڈیم. اس کی مرضی پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کو پانی دے نہ دے, وہ اس لیے بنا. اگر دے گا بھی تو ہمیں شرائط پر دے گا, ہمیں قرضہ دیا 14%. جی میں گزارش کرتا ہوں, ابھی کیونکہ ہماری پالیسیز, ہماری گورنمنٹ اسٹیبل نہیں ہو رہی کوئی بھی. جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی پولیٹیکل سسٹم میں, اس وقت تک ہم کسی ملک سے کچھ نہیں لے سکتے. اب چائنا دیکھ رہا ہے ہماری طرف, دیکھیں اب رشیا بھی ہماری طرف دیکھ رہا ہے. ایک چھوٹی سی خبر بھی نکلی تھی کہ 40-45-50% تک تیل دوں گا. وہ اس لیے دے گا کہ اگر وہاں پہ اسٹیبلٹی ہوگی,
हमारे मुल्क में सियासतदान तो भूखे हैं इक़्तिदार के, जिस सियासतदान को भी उठाएं। अच्छा, इस इक़्तिदार को ज़ाहिर है सब ने इंजॉय तो कर लिया हुआ है, क्या कौम की खिदमत भी कभी ये करने का जज्बा इनमें आएगा? सर आपको ये पॉलिटिकल निज़ाम जो है ना, पार्लिमानी निज़ाम, मैं माफी चाहूंगा, हमारे करप्ट पॉलिटिशियंस ने तबाह बर्बाद कर दिया। हमें अब निज़ाम की तरफ तवज्जो देना, जिस तरह चाइना में दी थी। अब चाइना दुनिया की सुपर पावर बन गया, वन पार्टी। देखिए हमें भी ये करना पड़ेगा, अपने निज़ाम पे तवज्जो देनी होगी। जरूरी नहीं कि हम यही पार्लिमानी निज़ाम के पीछे चलते रहें और तबाह होते जाएं। ये 70 साल से यही कुछ हो रहा है हमारे साथ। नहीं, हाल तो मौजूद आप है कि कहते हैं अगर नए इलेक्शन होते हैं फौरी, तो दूसरी दुनिया जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उससे साथ बात कर सकती है। सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके उस कहते पर हैं पहुंचने के लिए भी तो आपको चाहिए ना। अगर अगले इलेक्शन के लिए आज आप अनाउंस कर देते हैं, तो क्या आपकी इकानमी इस बात की मुतम्मिल है कि 3 महीने गुजार सके? ये तो कोलैप्स कर जाएगी, 100% कोलैप्स कर जाएगी, कोई रास्ता ही नहीं है। अब तो ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, पड़ेगा। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ आपको पता है बड़े बड़े हैवी इकोनॉमिस्ट हैं, और इन्होंने कौम को जरगवाल बनाया हुआ है कि वो एक तबका ये भी कहता है कि ये बिल्कुल प्रोपोगंडा है। जाहिर है हमारी जो जीडीपी है वो 6% अगर नहीं तो 5.5 है, इतना भी बुरा हाल नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट थोड़ी सी कम हुई है, एक्सपोर्ट भी है, फॉरेन रेमिटेंस से शोर मचाते हैं, उनके वोट का हक नहीं, फिर भी आ रही है, तो इतना बुरा हाल नहीं है। लेकिन जिस तरह तस्वीर कशी की जा रही है कि सर मुल्क उजड़ गया, इस तरह की बात भी कोई नहीं। तो आपके ख्याल में फौरी इलेक्शन हो जाने चाहिए? मेरा तो यही ख्याल है कि जैसे सारी एक कौम टंगी हुई है एक अनरेस्ट में, चलो यही मान लेते हैं कि पोजीशन है या जो भी गड़बड़ है, अदालतों में बेशताशा केसेस हैं, लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सबका अपना अपना इस तरह पार्टियां मिली हुई, कोई पार्टी आ जाए, 2 पार्टी सिस्टम कायम किया जाए। इसके लिए तो फिर इस्लाहात करनी पड़ेगी ना आपको नए सिरे से, कि आप इन हाउस आइन में अमेंडमेंट करें और उसके मुताबिक 2 पार्टी सिस्टम लेके आए। जिसे उधर जाना है उधर चला जाओ सर। रिफॉर्म्स जो है ना वो करनी पड़ेंगे ना आपको, उससे पहले तो नहीं कर सकते आप, एग्जेक्टिव ऑर्डर से जा नहीं सकते आप उस पर। गोदू साहब मैं माफी चाहूंगा, एक दौर ऐसा भी था कि अगर आप इस्लाम चाहते हैं तो ज़िया-उल-हक 5 साल के लिए सदर रहे। हाँ, इस तरह के रेफरेंडम भी हमने देखे हैं, बिल्कुल हुए, हमारे सामने हुए। तो लिहाजा मुल्क के लिए कितने कि मुल्क जो स्टेट है ये तो है ना, बिल्कुल। बंदे तो कोई जरूरी नहीं। नहीं, बड़गेड़ बंदे तो जरूरी होते हैं साहब क्या जहन में आपके आता है कि अब क्या बंद गली में फंस गए, क्या होगा? ऐसा कि 100 पार्टी सिस्टम है मुल्क में, पता 200 पार्टी की 500 से पार्टी है, एक मेंबर लेकर वो घोड़े की तरह से घुमाते रहते हैं। अब वफाक में 2 बंदों की हुकूमत है, तो आपने देखा कि पंजाब के माशाल्लाह अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती दे, तो शुजा साहब उनके 2 बंदे हैं, जब मर्जी खींच लें, जब मर्जी आगे कर दें, तो हुकूमत तो इस तरह ही है। बांग्लादेश का इस वक्त फॉरेन करेंसी रिजर्व 75 42 बिलियन डॉलर्स है और हमारा 9 है। 75 मैंने पढ़ा है, वो ऊपर भी जाएगा, 6 पे आ गया जी। ठीक है, लेकिन इंडिया का 600 बिलियन है हाँ, और हमारा 9 है, ठीक है। इस हालत में और इस वक्त बहुत शदीद किस्म की पोलराइजेशन है, एक दूसरे को फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर लोग गालियां निकाल रहे हैं एक दूसरे को, वो अच्छे पुराने दोस्त जो हैं, इस वजह से कि तुम उसके साथ हो और मैं इसके साथ हूँ। एक शदीद पोलराइजेशन है और इकॉनमी जो इसकी हालत है वो आपके सामने है। भले आप कहते रहें कि जी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, क़यामत अभी नहीं आई, लेकिन क़यामत दूर भी नहीं है, ठीक है, क़यामत करीब है जो हमारी इकॉनमी की हालत है। तो मेरे ख्याल में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना बिल्कुल ठीक बात होगी और उसके बाद ऐसे इकदाम लोगों के बैंकों में पैसे पड़े वो सारे सीज हो जाए। नहीं, ये तो नहीं मैं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर इकोनॉमी को प्रायोरिटी 1 पे रखा जाए, उसके लिए कोशिश की जाए कि इकोनॉमी ठीक हो। दूसरी बात है कि फिर जो अकाउंटेबिलिटी है वो कर लें आप। इलेक्शंस अगर आप इस हालत में आज करवाएंगे, नतीजा मेरी ज़ाती राय में वही होगा जो 70 के इलेक्शन का हुआ, क्योंकि एक बहुत सख्त पोलराइजेशन है। वाह साहब वन लाइन रखो कि टाइम खत्म हो गया, हल क्या है इसका? हल जो है इस वक्त जो मुल्क के अंदर है वो यही है, फाइनेंशियल जो सूरत हाल मुल्क की बनी हुई है उसकी तरफ सारी पार्टी इकट्ठी बैठ के मनसूबाबंदी करें। दिस इज व्हाट ये कौन बैठाएगा? ये बिठाने वाले बिठा लेते हैं, जब आपको भी पता है जिन्होंने बिठाना, अगर बिठाना चाहेंगे वो बिठा वो तो एस्टेब्लिशमेंट है, वो बिठाएंगे। का मतलब है कि आप सबके जो राय है मुतफिका हुई है कि बड़ा डॉक्टर को इकट्ठा करके बिठाए। हाँ, बड़ा डॉक्टर बिठाए। देखा ना, फौज से किसी ने पूछा कि हुकूमत आपकी क्या हुआ एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने कहा अगर हमारी बनी होती तो हुकूमत। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा है। बात छुपा के कहें या ओपन कहें, बातें तो अब चल पड़ी हैं कि मुल्क में इस वक्त कौन सियासी ताकतवर शख्सियत या अदारा है जो सियासतदानों को एक मेज पर इकट्ठा कर सकता है। सबकी नज़रें उसी तरफ उठती हैं जिस तरफ आप सोच रहे हैं।
बात यह है कि मुल्क है तो सब कुछ है, इसकी हिफाजत अगर बैरूनी सरहदों की करनी है तो अंदरूनी दुश्मनों से भी मुकाबला करना है। वक्त काफ़ी गुजर चुका है। सर ब्रिगेडियर लियाकतूर साहब ने भी कहा है कि अब बहुत हालात ख़राब हैं, तो मैंने कहा इतने हालात ख़राब नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और 22 करोड़ आदमियों का मुल्क है। यहाँ बस की अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है, बेईमानों की नहीं है, क्योंकि बेईमानों पर कोई ना पूरी दुनिया एतबार करती है ना पाकिस्तानी कौम। इस तरह अल्लाह करे कि हमारे दिन कोई अच्छे आ जाएँ, उसी के लिए ज़रूरी है कि इन सियासतदानों को इकट्ठा बैठाया जाए। जो भी उसका तरीक़ाकार है वो लोग जानते हैं, जिसको हम बड़ा डॉक्टर कहते हैं। अपना नाले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।